बिजनेसमैन इंश्योरेंस निकालता है किसका? बिजनेसमैन इंश्योरेंस निकालेगा अपने प्रॉपर्टी का, अपने एसेट्स का, और सबसे इंपॉर्टेंट अपने गुड्स का। गुड्स एक ऐसी चीज है बिजनेस में जिसके ना होने से बहुत ही तकलीफ हो जाएगी बिजनेसमैन को। गुड्स एक ऐसी चीज है बिजनेस में जो रोज के बेसिस पे, डेली बेसिस पे चेंज होती रहती है उसकी वैल्यू। और आपको पता है हमारे बिजनेस में एसी 4 या 5 होंगे चलेगा, 10 या 12 होंगे चलेगा, लेकिन गुड्स का स्टॉक तो हमें अनलिमिटेड रखना पड़ेगा, ऑलमोस्ट अनलिमिटेड। अगर मैं ये पेन का बिजनेस कर रहा हूं तो क्या आपको लगता है कि मेरे पास ये 10 से 12 पेन होंगे? नहीं, मेरे पास ये गोडाउन में कम से कम लाख या 2 लाख या 3 लाख, हो सकता है 5 लाख, डिपेंड करता है मेरे बिजनेस पे। जितना ज्यादा स्टॉक मेरे पास होगा उतनी ज्यादा मेरे में ताकत होगी लड़ाई करने की। कहीं से भी, दुनिया के कोई भी कोने से हमें रिक्वायरमेंट आ सकती है कि सर गुड्स भेजिए, तो मैं तब उनको ये नहीं बोलूंगा कि रुक जा भाई, गुड्स बना रहा हूं, 3 दिन 4 दिन के बाद भेजूंगा तेरे को। बनाने के बाद मैं उसे बोलूंगा ठीक है अभी कुरियर में डालता हूं, 2 दिन 3 दिन 4 दिन में आपको डिलीवरी मिल जाएगा। यह बिजनेस का स्टेट होना चाहिए। मतलब बिजनेसमैन के लिए असेट्स का प्रॉब्लम नहीं है, बिजनेसमैन को प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम नहीं है। बिजनेसमैन के माइंड में एक ही डर हमेशा लगा रहता है कि जो मेरे गोडाउन में गुड्स पड़े हैं, अगर बाय चांस चोरी हो गया तो क्या होगा, जल गया तो क्या होगा। यह नुकसान से मुझे बहुत ही डर लगता है। जब कोई बिजनेसमैन अपने गुड्स किसी को डोनेशन देता है ना, तो उसे उतनी तकलीफ नहीं होती है, बिकॉज वो जानता है कि उसने डोनेशन दिया है। अगर मैं किसी को फ्री सैंपल्स देता हूं तो मुझे भी टेंशन नहीं है उसमें, मुझे पता है कि मैंने उसे फ्री सैंपल्स दिया है। लेकिन चोरी हो गया, जल गया, तो मुझे इतनी तकलीफ होती है कि पूछो मत। तो मुझे क्या करना चाहिए? सिंपल, इंश्योरेंस कंपनी के पास जाइए, ईमानदारी से, मेरे वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, ईमानदारी से पूरा स्टॉक डिस्क्लोज कीजिए। मतलब इंश्योरेंस कंपनी को बताइए कि मेरे पास गोडाउन में ऑन एन एवरेज पूरे साल में इतना स्टॉक पड़ा रहता है, इसका आप पॉलिसी दीजिए मुझे, उसका मुझे प्रीमियम बताइए, मैं आपको उसका प्रीमियम रेगुलर बेसिस पे पे करूंगा, जिससे अगर भगवान न करे कोई दिन पे आग लग जाती है तो मैं आपके पास आके आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आपका फॉर्मेलिटी जो भी है पूरा करूंगा और आप मुझे उसका भरपाई कर दीजिए। ये तो सीधा मतलब है इंश्योरेंस का। जो सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बोला है, इंश्योरेंस का टेक्निकल मतलब ही वही है। आग लगने के बाद गो टू द इंश्योरेंस कंपनी, एप्लीकेशन भरिए, अपने बिजनेस का डेटा मतलब गुड्स का डेटा दीजिए, कितना गुड्स जला वो डेटा दीजिए, कितना गुड्स बचा वो डेटा दीजिए। तो आपको इंश्योरेंस कंपनी बोलेगा कि सर हमें आपका पूरा डेटा मिल चुका है और थोड़े ही दिनों में हमारे यहां से कोई एग्जीक्यूटिव, कोई रिप्रेजेंटेटिव आएगा, कोई ऑफिसर आएगा, चेक करेगा और अप्रूवल के लिए हम उसको भेज देंगे आगे। यही तो होता है। अब यहां पे मुझे इंश्योरेंस कंपनी की बात नहीं करनी है कि वो क्या करेगा, हमें यहां पे ये देखना है कि आग लग जाने के बाद मुझे इंश्योरेंस कंपनी को कैसे प्रूव करके देना है कि जिस समय, जिस वक्त, जिस दिन गोडाउन में आग लगी, उस वक्त, उस दिन के एंड पे या उस दिन पे मेरे गोडाउन में क्लोजिंग स्टॉक कितना था। आग लगी है तो गुड्स तो जलेगा ही जलेगा, साथ में मेरे अकाउंट्स का डेटा भी जल गया होगा, अकाउंट्स का रिकॉर्ड्स भी जल गया होगा, कंप्यूटर्स भी जल गए होंगे। क्या आग लगने के टाइम पे आग ये सोचेगा या आग ये सोचेगी कि गुड्स को जलाती हूं, इंश्योरेंस है, अकाउंट्स के बुक्स को नहीं जलाती हूं? नहीं, वो थोड़ा काम का है, ऐसा है? ऐसा नहीं है।
आग तो लगेगी तो चारों ओर फैलेगी और सोचे बिना किसी को भी अपने लपेट में ले लेगी। ना ही गुड्स बचेगा, ना ही अकाउंट्स बचेगा, ना ही प्रॉपर्टीज बचेगी, ना ही कुछ बचेगा। कुछ बचा सके तो अपना नसीब। तो हम यहां पे एक सिचुएशन ले रहे हैं। ये चैप्टर के लिए एक सिचुएशन लेना बहुत जरूरी है, वरना आप ये सोचोगे सर आग लगी है तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट तो है, वहां से तुरंत डेटा निकाल के इंश्योरेंस ऑफिसर को दे दीजिए। हम यहां पे सिचुएशन ले रहे हैं। ये चैप्टर कहां पे जा रहा है? ये चैप्टर आपको बता रहा है कि आग लगी है, बहुत सारे गुड्स का नुकसान हुआ है, बहुत भयंकर आग लगी है, वो हिसाब से हमारे अकाउंट्स का पूरा डेटा जल चुका है। अब दिक्कत यह है कि अगर मुझे इंश्योरेंस ऑफिसर को प्रूव करके देना है कि जिस दिन आग लगी उस दिन बिजनेस में कितना स्टॉक था, अगर ये मुझे उसको प्रूव करके देना है तो कहना इससे मेरे पास डेटा ज्यादा अवेलेबल नहीं होगा। जितना अवेलेबल है, जहां से भी अवेलेबल हो सकता है, मैं उसे अवेलेबल करूंगा। इसका मतलब अगर मुझे मेरे सेल्स का डेटा चाहिए, अगर मुझे मेरे परचेजेस का डेटा चाहिए, अगर मुझे मेरे बिजनेस के पिछले साल का कोई भी डेटा चाहिए, तो केनाई से मेरे पास बैलेंस शीट तो होता ही है, जो इनकम टैक्स में फाइल किया होता है। और आप बोलोगे सर बैलेंस शीट तो जल गया होगा ना, बराबर है, जल गया होगा, लेकिन केनाई से मेरे सीए के पास उसका एक कॉपी पड़ा रहेगा। अजम्पशन का हद करते, एक अजम्पशन की हद पे जाते, सर सीए के पास भी नहीं है। अजम्पशन का हद हो गया है तो कि सीए के पास भी नहीं है। ठीक है, मैं जाऊंगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जाऊंगा, कुछ फॉर्म भरूंगा और मुझे मेरे प्रीवियस ईयर का डेटा जो मैं रिटर्न फाइल किया है वो मुझे आसानी से मिल सकता है। इसका मतलब मैं आपको यह बताने का ट्राई कर रहा हूं कि यह चैप्टर में हमारे पास प्रीवियस डेटा अवेलेबल होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। हम ये समझ रहे हैं, हम ये मान रहे हैं कि हमारे पास प्रीवियस ईयर का डेटा अवेलेबल है। अब मुझे यह साबित करके देना है इंश्योरेंस ऑफिसर को कि जिस दिन गोडाउन में आग लगी उस दिन, उस समय, उस वक्त या वो दिन के एंड पे या उस दिन पे मेरे पास गोडाउन में इतना स्टॉक था सर। एक बार मैं उसे वो प्रूव कर दूं तो मेरा काम थोड़ा आसान बनता है। क्या लगता है आपको हमें क्या करना चाहिए? हम यहां पे थोड़ा बिजनेसमैन बुद्धि यूज करेंगे, थोड़ा अकाउंटिंग नॉलेज यूज करेंगे। अब प्रैक्टिकल से बाहर निकलते हैं, अकाउंट्स की तरफ चलते हैं। अकाउंट्स में हम ये कैसे साबित करके देंगे उसे? अकाउंट्स में ऐसी कौन सी चीज है मेरे पास, ऐसी कौन सी नॉलेज है मेरे पास, ऐसी कौन सा अकाउंट है मेरे पास जो मुझे गुड्स के डेटा को प्रूफ करने में हेल्प करता है? एंड दोस्तों, हमें इतना जरूर पता है कि बिजनेस में गुड्स के बारे में कोई भी डेटा अगर हमें जानकारी लेनी है या प्राप्त करनी है तो उसके लिए हमारे पास एक ही अकाउंट का साधन है और वो है ट्रेडिंग अकाउंट। हमने इतने सालों में ट्रेडिंग अकाउंट कई बार बनाया होगा, एक बार फिर से बनाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में हमें क्या क्या पता है। हम भूल ना जाए इसीलिए ये चैप्टर का नाम मैं यहां पे लिख के रखता हूं, फायर इंश्योरेंस क्लेम्स। मैं बनाने जा रहा हूं ट्रेडिंग अकाउंट, जो आप सबको पता है। यस दोस्तों, ट्रेडिंग अकाउंट में कहना इसे सबसे पहले मेरे पास जो डेटा अवेलेबल होता है या होना चाहिए उसे हम कहते हैं ओपनिंग स्टॉक। दूसरा जो डेटा मेरे पास अवेलेबल हो सकता है
और जो होना चाहिए वो है परचेजेस। ओपनिंग स्टॉक का डेटा अवेलेबल होना चाहिए, हमारे परचेजेस का डेटा हमारे पास अवेलेबल होगा ही और होना ही चाहिए। और क्या अवेलेबल हो सकता है सर? वो गुड्स बनाने का डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी होता है ना, वेजेस होता है, फैक्ट्री का खर्चा होता है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस होता है, वो सब एक्सपेंसेस जिसे हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं वो भी यहां पे मिल सकता है हमारे पास। और बड़ी बात, हमारे पास सेल्स है, हमारे पास कोई ऐसे भी ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं जहां पे गुड्स आर गोइंग आउट, जैसे डोनेशंस, फ्री सैंपल्स, चैरिटी, कोई लॉस्ट बाय थेफ्ट, इतने सब डेटा हमारे पास अवेलेबल है। अब अगर मुझे यहां पे कोई ग्रॉस प्रॉफिट का डेटा अवेलेबल कर दे, अगर मुझे प्रीवियस ईयर के डेटा में से अगर मुझे करंट ईयर के ग्रॉस प्रॉफिट का डेटा पता चले तो हम उसे यहां पे लिख सकते हैं। ये मैं लिख रहा हूं पर्पसली बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर डेटा, जो पिछले साल के डेटा के अनुमान से हमने यहां पे अनुमान लगाया है, पिछले साल के एक्चुअल डेटा से हमने इसे अनुमान किया है, एस्टिमेट किया है। तो अगर मुझे यह पता चल सके कहीं से, तो सर दोस्तों कांटा इसे, अगर मैं टोटल करूं इसका तो डेबिट साइड ज्यादा होगा, और अगर इसमें से ये टोटल मैं यहां पे लिखूं, इसमें से ये सब माइनस करूं तो मुझे एक बैलेंसिंग फिगर मिलेगा। वो बैलेंसिंग फिगर होगा हमारा क्लोजिंग स्टॉक, और वी कैन से स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। जिस दिन आग लगी उस दिन हमारे गोडाउन में इतना स्टॉक अवेलेबल था। ये स्टॉक का फिगर लेके मैं जाऊंगा इंश्योरेंस कंपनी के पास और इंश्योरेंस कंपनी को बोलूंगा कि सर ये रहा 5 लाख रुपए का स्टॉक गोडाउन में पड़ा था जिस समय आग लगी, मुझे इसका भुगतान करके दीजिए। क्या लगता है इंश्योरेंस कंपनी 5 लाख का 5 लाख मुझे दे देगा? सोचो, दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। वो कौन से सिचुएशन में देगा, कौन से सिचुएशन में नहीं देगा, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट एक बात तय हुई कि अगर मुझे इंश्योरेंस कंपनी के पास जाके उन्हें प्रूफ करके देना है कि सर जिस दिन आग लगी उस दिन गोडाउन में हमारे पास जो स्टॉक अवेलेबल था वो है ये हमें कैसे मिला, मैं वापस दोहराना चाहूंगा एक बार आपकी जानकारी के लिए, एक बार समझने के लिए वापस बोलना चाहूंगा। गुड्स के लिए, गुड्स का कोई भी डेटा अगर हमें निकालना हो, गुड्स के बारे में कोई भी जानकारी अगर मुझे लेनी हो तो मुझे जाना चाहिए ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में हमारे पास होना चाहिए ओपनिंग स्टॉक। ये ओपनिंग स्टॉक का फिगर हमें कहां से पता चलेगा?
ओपनिंग स्टॉक का फिगर हमें पता चल सकता है प्रीवियस ईयर के डेटा में से। लास्ट ईयर का जो बैलेंस शीट हमने फाइल किया होगा उसमें जो क्लोजिंग स्टॉक लिखा होगा वो मेरे करंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक, तो ये मुझे पता चल सकता है। फिर आपका क्वेश्चन आएगा, सर परचेजेस पता होना चाहिए, लेकिन परचेजेस इतना आसानी से कहां से मिलेगा? लास्ट ईयर के रिकॉर्ड का परचेजेस करंट ईयर में थोड़ी ना ले सकते हैं। तो हां सर, वो तो सही बात है। तो कुछ नहीं, हम जिसके पास से गुड्स परचेस करते हैं उसका तो डेटा भेजे में होता है कि नहीं होता है? फोन करो, उनको लेटर भेजो, ईमेल भेजो कि सर ये दिन से लेके ये दिन तक, लेट अस टेक 1 जनवरी 2002, 1 जन 2002 से लेके सपोज आग लगी है 17 अप्रैल 2002 पे, तो आप उनको पूछो कि सर ये जो पीरियड है उस दौरान का प्लीज मुझे परचेस का फिगर बताइए। तो वो बोलेगा क्यों नहीं, वो तो रेडी बैठा है उसके लिए। तो मतलब ये फिगर भी हमें पता चल सकता है हमारे सप्लायर्स के पास से। सिमिलरली हमें यहां पे सेल्स का डेटा पता चल सकता है किसके पास से? यस, अपने डेटर्स के पास से। आप बोलोगे सर कोई एक्चुअल आंसर थोड़ी देगा, कोई झूठ भी बोल सकता है। बोलने दो ना, 100 रुपए के सामने शायद 95 का तो फिगर मिल जाएगा अपने को। इसीलिए पहले से बता रहा हूं, ये चैप्टर एक एस्टिमेटेड चैप्टर है। ये चैप्टर आपको एक्चुअल लॉस का पता कभी नहीं चल पाएगा। ये चैप्टर से हम लॉस का अनुमान लगाएंगे, इतना तो लॉस हुआ ही है सर, ये फिगर मुझे उन्हें बताना है। तो प्लीज माइंड में रखिए कि ये एक एस्टिमेटेड चैप्टर है। मेरा आंसर, बाजू वाले का आंसर, उसका आंसर अलग अलग आ सकता है। हर एक सोच पे डिपेंड करता है, हर एक के सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है। इसीलिए ये चैप्टर में हमें क्वेश्चन बहुत ही ढंग से पढ़ना है, और वो जो चैप्टर में कहा गया है उसे उसके पास से डेटा लेके हम ये चीज बनाएंगे, तो जो पूछा गया है उसका अपना जवाब सही होगा। फिर हमारे पास डेटा होना चाहिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस का। एग्जाम्पल लिख रहा हूं, वेजेस, कोई भी फैक्ट्री एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, हमारे पास डेटा हो सकता है या देंगे अपने को गुड्स गोइंग आउट। गुड्स गोइंग आउट कई नाम पे होते हैं, डोनेशंस के नाम पे होते हैं, फ्री सैंपल्स भी होते हैं, और सर गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट भी तो होते हैं। हो सकता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो इतना तो अवेलेबल मुझे पता है कि मिलेगा। मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बोला है, अगर आपको ध्यान में हो तो, ये अकाउंट बना के हम क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट अनुमान किया हुआ लेंगे, एस्टिमेटेड लेंगे। फिरोजाबाद, मथुरा, आपको समझ में आ रहा है? मैं ये बता रहा हूं कि हम यहां पे अनुमान, एस्टिमेटेड ग्रॉस प्रॉफिट लेंगे। सर वो एस्टिमेट कैसे करेंगे? एस्टिमेट कैसे करेंगे, वो हम प्रीवियस ईयर के डेटा में से डेटा निकालेंगे। प्रीवियस 1 ईयर का, 2 साल का, 3 साल का वो डेटा निकालेंगे और हम उसको यहां पे अप्लाई करेंगे। तो मैं यहां पे लिखूंगा टू ग्रॉस प्रॉफिट, परसेंटेज ऑन सेल्स ऑलवेज, ध्यान रखना ये पॉइंट, ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज हमेशा सेल्स पे अप्लाई होता है। सेल्स पे ही ग्रॉस प्रॉफिट निकाला जाता है। अगर सेल्स 1 लाख रुपया है और अगर मैं बोलूं ग्रॉस प्रॉफिट 10% है, तो सर 1 लाख रुपए के ऊपर 10/100 कैलसी पे काम करेंगे, तो इधर जो आंसर मिलता है वो है अपना ग्रॉस प्रॉफिट। 1 लाख रुपए का सेल्स, उसके ऊपर 10%,
Can I say answer should be 10,000? This 10,000 rupees is nothing else but my gross profit. अब मैं क्या करूंगा? जाहिर सी बात है, अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा बन जाता है तो ये टोटल यहां पे लिखूंगा, इसको मैं यहां से सब फिगर्स, ये जो भी फिगर्स हमने लिखा है वो माइनस करूंगा, तो अंत में, एंड में ये हमें आंसर चाहिए और वो ही मिलेगा जिसे हम बोलेंगे बाय स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। आसान शब्दों में क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक कौन से दिन पे? क्लोजिंग स्टॉक ये दिन पे। ये दिन कौन सा था? अपना डेट ऑफ फायर। तो इंश्योरेंस ऑफिसर के पास जाऊंगा, इंश्योरेंस ऑफिसर को बोलूंगा सर ये रहा, ये मेरा स्टॉक। माइंड में पॉइंट क्लियर हुआ सर? ये जो हमने डिस्कशन किया इसमें मेरे लिए ये जानना पॉसिबल था, क्वेश्चन हमें देगा। ये परचेस का फिगर हम जान सकते हैं, वो भी क्वेश्चन हमें देगा। ये सब डेटा क्वेश्चन हमें देंगे, सीधे का सीधा डायरेक्टली। सेल्स का फिगर भी हमें मिल जाएगा, ये जो भी अवेलेबल है हमें सब मिल जाएगा। मतलब जो मुझे मिल जाएगा वो मैं मिटा रहा हूं। जो डेटा मुझे क्वेश्चन देगा या मेरे लिए जानना उतना पॉसिबल डिफिकल्ट नहीं होगा वो मैंने मिटा दिया है। वापस बता रहा हूं मैंने वो फिगर मिटाया है जो मुझे आसानी से अवेलेबल होने वाले हैं। इसका मतलब मैंने जो फिगर्स नहीं मिटाया है वो फिगर है जो मुझे ढूंढना है और जिसके बिना हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। क्वेश्चन तो दूर की बात है, हम ऑफिसर के पास जा ही नहीं पाएंगे। इसके लिए ग्रॉस प्रॉफिट के लिए अब देखिए क्या करना है आपको, या क्वेश्चन आपको क्या देगा। सपोज ये अपना डेट ऑफ फायर हुआ है 17 अप्रैल 2002। जरा ध्यान दीजिएगा एवरीवन, अभी दिल्ली, फिरोजाबाद, जयपुर, मथुरा, जो भी यहां पे बैठे हैं प्लीज ध्यान दीजिए एकदम। ये निकालना है, हम यहां पे ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, इसके आगे एक वर्ड लगता है, आई टेल यू। ये जो हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं उसमें हमें ये अप्लाई करना है। ये आंसर हमें मिलेगा अगर मुझे प्रीवियस ईयर के अपने ग्रॉस प्रॉफिट का पता चले। सपोज प्रीवियस ईयर, अपना करंट ईयर तो मैं इसे नाम दूंगा करंट ईयर। एक वर्ड का डेफिनेशन दे दूं मैं, जब मैं ये वर्ड यूज करूं करंट ईयर, जब मैं ये वर्ड यूज करूं करंट ईयर, तो आपको समझना है कि आपको भी ये समझना है कि हम रिफर कर रहे हैं। सपोज अपना डेट ऑफ फायर 17 अप्रैल, क्वेश्चन में दिया होगा ईयर एंडिंग 31 दिसंबर, तो 17 अप्रैल 2002 का स्टार्टिंग का डेट कौन सा होगा? वो साल के स्टार्टिंग का डेट होगा 1 जनवरी 2002। तो जब मैं ये पीरियड रिफर करूंगा तो बार बार ये नहीं बोलूंगा बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ईयर का स्टार्टिंग का डेट और ये डेट ऑफ फायर, बार बार ये नहीं बोलूंगा। इसके बदले मैं एक वर्ड यूज करूंगा, वो होगा करंट ईयर। ये ध्यान रखिए, करंट ईयर का मतलब क्या? करंट ईयर का मतलब, वापस बता रहा हूं हमारे और आपके बीच में, करंट ईयर मींस स्टार्टिंग, जो साल में आग लगी है वो साल में डेट ऑफ फायर पे, वहां से लेके वो साल के स्टार्टिंग का जो भी डेट होगा, समझ में आ रहा है? जिस साल में डेट ऑफ फायर मतलब जहां पे आग लगी है वो दिन से खड़े, वहां पे खड़े रहिए और उसके साल के स्टार्टिंग के डेट का आंसर सोचिए। जैसे कि मैं 17 अप्रैल पे खड़ा हूं, 17 अप्रैल 2002, ये साल 2002 है जिसका ईयर एंडिंग है 31 दिसंबर।
तो 17 अप्रैल पे खड़े होके जब मैं अपने आप को पूछता हूं कि भाई ये पर्टिकुलर जो साल है उसका स्टार्टिंग डेट क्या है, 1 जनवरी। तो 1 जनवरी 2002 से लेके डेट ऑफ फायर 17 अप्रैल 2002, ये जो पीरियड है उसे हम क्या कहते हैं, करंट ईयर। अब हमारा पॉइंट था कि अगर हमें यह पीरियड का जीपी निकालना है तो प्रीवियस ईयर डेटा, जरा ध्यान दीजिएगा, मैं एक पॉइंट ले रहा हूं यहां पे। सपोज 99, 2000 और 2001, ये 3 साल का बेसिक डेटा हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें पता चलता है कि 99 में अपना जीपी रेशियो 20% था, 2000 में जीपी रेशियो हो गया 17% एंड 2001 में हो गया वापस 20%, या लीजिए 21%। तो 2002 में मैं ये पीरियड, ये ट्रेडिंग अकाउंट कौन से पीरियड का बना है सर, 1 जनवरी 2002, कहां तक, 17 अप्रैल डेट ऑफ फायर तक बना है ये पीरियड। तो यहां पे मैं जीपी कितना लूं, ये देखना है आपको, 20% था, 17% था, 21% था, क्या कोई ट्रेंड अवेलेबल है, ट्रेंड नॉट अवेलेबल। अगर कोई ट्रेंड अवेलेबल नहीं है तो ये यहां से हम डिसाइड करेंगे, एस्टिमेट करेंगे एवरेज बेसिस पे, हम डिसाइड करेंगे एवरेज बेसिस पे। एवरेज कैसे निकालते हैं, 20 प्लस 17 प्लस 21 डिवाइडेड बाय 3, करीबन 19.33% आपको आंसर मिलेगा। अब ये 19.33% हम यहां पे लेंगे, तो 2 ग्रॉस प्रॉफिट हमारा पहला डिस्कशन था, उसका आंसर मिला 19.33% ऑन व्हाट, ऑन सेल्स, जो भी होगा वो। सपोज हम ये एग्जांपल चेंज करते हैं, 20%, ध्यान से, 22%, 24%, बताइए या सोचिए, अगर 20 का 22 होता है, 22 से 24 होता है, तो कॉमन सेंस है, हम लोग क्या सोचेंगे सर, यहां पे तो 26% लेना चाहिए, लेकिन नहीं, हम 26 नहीं लेंगे। 26% लेने का मतलब यह हुआ, हम अपने अकाउंट्स में प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म जो कि मुझे बोलता था, प्रॉफिट का अंदाजा, प्रॉफिट का अनुमान मत लगाओ, लेकिन हां अगर आपको दिखता है कि सामने लॉस है तो उसका प्रोविजन करना शुरू करो। पता है प्रॉफिट होने वाला है, हुआ नहीं है, आपको पता है मुझे प्रॉफिट होगा, अरे भाई होगा तब देखेंगे, तब तक लेने का नहीं उसको। लेकिन आपको पता है नुकसान होने वाला है, तो स्टार्ट प्रोवाइडिंग फॉर दैट लॉस राइट नाउ, दैट इज कंजर्वेटिज्म, जो कहता है, वापस बोल रहा हूं, प्रॉफिट का अनुमान मत लगाओ, लेकिन लॉस दिखता है तो उसका एंटिसिपेशन, उसका प्रोविजन अभी से करना शुरू कर दो, जिसके बेसिस पे हम ये कहेंगे कि ये तो बढ़ रहा है, पता नहीं है बढ़ा है कि नहीं। सर आप बोलोगे पता क्यों नहीं है, अरे पता तो एंड ऑफ द ईयर पे चलेगा ना भाई, वो तो 31 दिसंबर पे पता चलेगा। 17 अप्रैल पे आग लगी तो मैं क्या अनुमान लगाऊं, तो अनुमान लगाने के लिए आप वापस क्या लोगे, एवरेज।
जिसमें आएगा 20 प्लस 22 प्लस 24 डिवाइड बाई 3। जाहिर सी बात है 22% ही मिलेगा, लेकिन चेक करने में क्या दिक्कत है। तो मैं पर्पसली यहां पे चीज रखता हूं, कैंसल किया हुआ फिगर, और यहां पे लिखता हूं 22% एवरीवन, जिसका मतलब आपको समझ में आ रहा है कि परसेंटेज कौन सा लेना है। उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा ट्रेंड ऑफ द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। क्या चेक करना पड़ेगा? हमें चेक करना पड़ेगा ट्रेंड ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ऑफ द प्रीवियस आइदर 1 साल या 1 साल से ज्यादा। थर्ड एग्जांपल भी लेते हैं, 1999, 2000, 2001। सपोज 99 में अपना स्टैंडर्ड 20%, यहां से यहां पे आते हुए 18% हो गया, इधर से जब इधर आया तो वो 16% हो गया। डिक्रीजिंग ट्रेंड है, नीचे जाने वाला ट्रेंड है, कम होने वाला ट्रेंड है। लॉस दिखाई दे रहा है मुझे। कंजर्वेटिज्म क्या बोलता है? लॉस दिखाई देता है तो फॉलो द ट्रेंड। लॉस का अनुमान पहले से करो, प्रॉफिट का अनुमान करने का जरूरत नहीं है, करना भी नहीं चाहिए। दिख रहा है 20% से 18% हो गया, 18% से 16% हो गया, तो भाई मुझे 16 का 14 ही लेना चाहिए। फॉलो द ट्रेंड। तो हम यहां पे थर्ड एग्जांपल में लेंगे 14% ऑफ सेल्स। पहले हमने लिया 19, क्यों? एवरेज। एवरेज क्यों लिया? ट्रेंड नहीं था, पहले बढ़ा कम हुआ, या पहले कम हुआ बाद में बढ़ा, कुछ भी है पता नहीं है, तो एवरेज ले लो। बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, कंजर्वेटिज्म बोलता है रुक जा भाई, ज्यादा बढ़ मत, रुक जा, एवरेज ले। तो इसका भी मैंने एवरेज लिया। नीचे आ रहा है, डिक्रीजिंग ट्रेंड, 20 का 18 हुआ, 18 का 16 हुआ, डिक्रीजिंग ट्रेंड हो रहा है, तो इट इज बेटर टू टेक एन एवरेज। आप ऐसा भी बोलोगे सर 20 था 17 हो गया, 17 का 16 हो गया, मतलब आपका जो कम होने का रेट है वो एग्जैक्ट नहीं है, एवरेज लो। जहां पे भी हमें दिक्कत हो, एवरेज बेसिस पे अपन काम कर सकते। नोट लिख के आने का, नोट में क्या लिखने का? हमने ये लिया है, हम ये ले सकते थे। टेक्निकल वर्ड्स में बोलूं, वी हैव अज्यूम्ड ग्रॉस प्रॉफिट टू बी 14%, ऑल्टरनेटिवली वी कुड हैव टेकन एवरेज। सोच, मतलब इनडायरेक्टली मैं उसको बोल रहा हूं, तू सोच भाई, तेरे को जो सोचना है, मेरे को दोनों पता है। आईपीसीसी लेवल पे यहां पे टेस्टिंग होता है कि क्या आपको कवरेज पूरा पता है कि नहीं। सी कैलसी पे तो काम करना आप जानते हो यार, वो दिक्कत नहीं है यहां पे, लेकिन क्या मुझे पता है आइडिया, डू आई हैव एन आइडिया, डू आई हैव अ प्रॉपर नॉलेज, वो टेस्टिंग किया जाता है। तो एक भाई इतना एग्जाम्पल लेने के बाद, तो एक बंदे ने मुझे पूछा सर आपने 3 एग्जाम्पल लिए, सपोज आपको सिर्फ 2001 का ही डेटा दिया है, अभी अभी बिजनेस शुरू किया है, 2001 का ही डेटा है सर आपके पास, 2002 में आ गया, ये 20% है, तो सर इधर मैं क्या करूं, 2002 में क्या करूं? कुछ मत करो भाई, ये सेम अजम्पशन कर लो, जिसका मतलब ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो कौन सा लेना है डिपेंड करता है प्रीवियस ईयर के ट्रेंड पे। सबको समझ में आया ये चीज? हम जब सॉल्व करेंगे तो और समझेगा, लेकिन एक बार फिर से यहां तक मैं वापस दोहराऊंगा, मैं आपको लिखाऊंगा, डोंट वरी, सेम चीज मैं आपको लिखाऊंगा, आई विल मेक यू राइट द एंटायर थिंग, सो डोंट वरी, जस्ट पे अटेंशन,
मैंने आपको बोला कि हम इंश्योरेंस ऑफिसर के पास जाने वाले हैं और मुझे इंश्योरेंस ऑफिसर को डेटा देना है। कौन सा डेटा? वो डेटा जिससे उसे पता चले आग लगने के समय मेरे गोडाउन में कितना गुड्स था। मैं बना रहा हूं ट्रेडिंग अकाउंट 1 जनवरी 2002 से लेके 17 अप्रैल 2002। आग लगने का डेट ये है, यहां पे आग लगी है 17 अप्रैल। अपने पास ओपनिंग स्टॉक का डेटा अवेलेबल होगा तो वो हम यहां पे लिखेंगे। परचेजेस का फिगर होगा, ये परचेजेस लिखा ना तो एक भाई साहब ने बोला सर रिटर्न्स होगा तो परचेज रिटर्न्स हो सकता है ना। अरे होगा तो इसको माइनस कर दे भाई। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस मेरे पास होगा, सेल्स का डेटा मेरे पास होगा। लेकिन सर रिटर्न्स हुआ तो इधर क्या किया? वही इधर करने का बस ना यार, रिटर्न्स भी माइनस करने का। सर ये दोनों रिटर्न्स है। अरे ये रिटर्न इनवर्ड्स है और ये क्या है? रिटर्न आउटवर्ड्स। इसमें से ये माइनस किया। एनी ट्रांजैक्शन गुड्स गोइंग आउट, वापस नहीं दोहराऊंगा, ये चीज आपको पता है मैं क्या बोल रहा हूं। क्लोजिंग स्टॉक मिलेगा, कब मिलेगा? अगर मुझे ग्रॉस प्रॉफिट पता चले, जो कि परसेंटेज अप्लाई करूंगा ऑलवेज ऑन द सेल्स, ये पता चला, ये टोटल डेफिनेटली ज्यादा होगा। ये टोटल मैं यहां पे लिखूंगा, इसमें से ये माइनस करूंगा तो मुझे ये बैलेंस मिलेगा जिससे हम कहते हैं स्टॉक ऑन डेट फायर। सिंपल भाषा में क्लोजिंग स्टॉक कौन से दिन पे? डेट ऑफ फायर। इसका मतलब ये बनाने के लिए वापस बोलूंगा, मेरे लिए ये जानना बहुत ही जरूरी है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? ट्रेंड फॉलो करना चाहिए। ट्रेंड कौन सा ट्रेंड? सर ग्रॉस प्रॉफिट का ट्रेंड, जीपी रेशियो का ट्रेंड। अगर आपको प्रीवियस ईयर का इंक्रीजिंग ट्रेंड दिखाई देता है, इंक्रीजिंग बढ़ता हुआ ट्रेंड, तो मैं क्या करूं? यहां पे कितना लूं? बढ़ता हुआ ट्रेंड है तो यहां पे कितना लेना चाहिए? एवरेज। क्यों? प्रिंसिपल कंजर्वेटिज्म फॉलो करना है मुझे, तो यहां पे एवरेज लूंगा। अगर डिक्रीजिंग, प्रीवियस ईयर का डिक्रीजिंग ट्रेंड है, अगर कम होता दिखाई दे रहा है तो उसे फॉलो करो, फॉलो द ट्रेंड। सर कोई ट्रेंड ही नहीं है, कोई ट्रेंड नहीं है। अरे भाई ट्रेंड नहीं है तो एवरेज ले। सर एक ही साल का डेटा दिया है तो काय का एवरेज लूं? अरे एक साल का दिया है तो अज्यूम करने का इट्स अ कांस्टेंट जीपी रेशियो, कांस्टेंट जीपी रेशियो, और प्रीवियस ईयर का जो भी डेटा होगा वही लेना है। ये सब मैं आपको लिखाऊंगा, सो डोंट वरी, शांति, आराम से बैठो, मैं लिखाऊंगा, आपको समझने का ट्राई करो। बड़ी बात है समझना हम क्या करने वाले हैं। इंश्योरेंस ऑफिसर के पास जाने के बाद हमें क्या करना है? बैठ के चाय पी के नहीं आना है भाई, उसका डेटा देना पड़ेगा, इतना आग, इतना नुकसान हुआ। ये तो शुरुआत है। तो आपको समझ में आ रहा है? हमें निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, और
Whenever we want to find out gross profit ratio, मैंने आपको पहले भी 4 बार कहा ही है कि ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो निकालने के लिए हमें चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट, उसे डिवाइड करना होता है नेट सेल्स से। कौन से सेल्स से? नेट सेल्स। नेट सेल्स का मतलब क्या सर? ये सेल्स में से ये माइनस करोगे तो जो आंसर, इसे बोलते हैं नेट सेल्स। ये और मल्टीप्लाई करना है 100 से। वेनेवर इन लाइफ यू आर डूइंग अकाउंट्स, 11th का कर रहे हो कि फाइनल का कर रहे हो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का मतलब हमेशा 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 सेल्स पे ही रहेगा। मतलब अगर कोई बिजनेसमैन आपको पूछे या बोले चार्टर्ड बनने के बाद, कोई क्लाइंट अगर आपके पास आता है और आपको बोलता है सर मेरा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 20% है, तो मेहरबानी करके उसे पूछिए मत कि किसके ऊपर, वो आपको पता होना चाहिए कि वो 20% या 25 या 15, ऑलवेज ऑन सेल्स। आपको लग रहा है मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, लेकिन यही पॉइंट है जो एग्जाम में पता नहीं क्यों बच्चे भूल जाते हैं। खुद देखा हुआ है मैंने, एग्जाम में आने के बाद बाहर, एग्जाम लिखने के बाद बाहर आते हैं और बोलते हैं सर एकदम बराबर गया। बोला क्या किया जीपी? बोला सर दिया था ना 25%। मैं बोला पढ़ तो सही, 25% कॉस्ट के ऊपर दिया है। बोलता ओ नो सर हम तो भूल गए। देखो ये होती है सिली मिस्टेक। खैर यहां तक समझ में आया? इसका मतलब आप मुझे बताइए क्वेश्चन में क्या दिया होगा आपको, ये सोचिए आप। क्या निकालना है वो मुझे पता चला। इंश्योरेंस के पास जाके, ऑफिसर के पास जाके मुझे उससे कहना है कि सर ये मेरा स्टॉक का फिगर, ये मुझे पता है कि मुझे उसको क्या देना है। आप मुझे बताने का ट्राई कीजिए या सोचने का ट्राई कीजिए जो मैं आपको पूछ रहा हूं। मैंने आपको पूछा कि क्वेश्चन में क्या दिया होगा ना, क्वेश्चन में दिया होगा पिछले साल का डेटा, ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में डेटा दिया होगा, जिस समय आग लगी वो साल का डेटा दिया होगा, और हमें दिया होगा एक वर्ड, हमें दिया होगा डेटा एक वर्ड के बारे में जिसका नाम आपको भली भांति पता है, लेकिन मैं वो वर्ड वापस डिस्कस करूंगा। ये होता है सैल्वेज। क्वेश्चन हमें डेटा देगा सैल्वेज के बारे में। सिंपल भाषा में, आसान भाषा में, सैल्वेज का मतलब आग लगी, उसमें से कितने गुड्स बचाया मैंने, कितने गुड्स का वैल्यू, कितने वैल्यू का गुड्स बचा पा रहा हूं, या कितना मैंने बचाया, कितने गुड्स को मैंने आग में जलने से बचाया। दैट इज बेसिकली नोन एज सैल्वेज। ये डेटा हमें दिया होगा। सर आप बोलोगे सर इसका क्या काम है? मैं जाऊंगा ऑफिसर के पास, मैं जाऊंगा ऑफिसर के पास, ऑफिसर को बोलूंगा सर 5 लाख रुपए का गुड्स था गोडाउन में, जिस समय आग लगी उस वक्त उस दिन गोडाउन में 5 लाख रुपए का गुड्स था, 5 लाख दो। ऑफिसर बोलेगा बराबर है 5 लाख दो। काय का 5 लाख दो भाई? वो मुझे पहला क्वेश्चन पूछेगा सर 5 लाख में से कुछ गुड्स बचाया कि नहीं बचाया। सर कॉमन सेंस है दोस्तों, कॉमन सेंस की बात चल रही है। आग लगने के टाइम पे कोई वीडियो शूटिंग नहीं करता है कि आग लगी आग लगी आग लगी, ऐसा नहीं करता है। आग लगने के टाइम पे सबसे पहले लोग क्या करते हैं? हक्का बक्का रह जाते हैं, वो बराबर है। उसके बाद क्या करते हैं? वो पानी लेके डालो, बुझाओ, पानी डालो, मट्टी डालो, फायर एक्सटिंग्विशर, जो भी करना है। रैशनल नॉर्मल आदमी क्या करेगा? आग बुझाने का ट्राई करेगा। इसका मतलब आग अगर बुझाने की ट्राई करते हो तो डेफिनेटली उसमें से कुछ ना कुछ सामान, कुछ ना कुछ गुड्स आप बचाएंगे। ऑफिसर बोलता है सर उतना गुड्स बचाया ना आपने, फिर क्यों मगजमारी करते हो? उतना लॉस नहीं लेने का ना मेरे पास से। मैं बोला हाँ बराबर है, ले भाई ये लॉस, मतलब मेरा जो गोडाउन में गुड्स था उसमें से मैं सैल्वेज माइनस करूंगा, और जो बाकी का आंसर मिलेगा वो होगा मेरा लॉस बाय
फायर। सर इतना तो दो। 5 लाख मांगा था, सैलवेज 50,000। लेट अस टेक एन एग्जांपल, 5 लाख का गुड्स पड़ा था, 50,000 का गुड्स मैंने सेव किया, तो सर 4.5 लाख तो दो, इतना तो दो मेरे को। इंश्योरेंस ऑफिसर बड़ी स्माइल देगा आपको। लो शांति, 4.5 लाख दो, क्या दो? रुक जा भाई, पहले मुझे बता, इसके सामने मतलब जो तुम्हारे गोडाउन में गुड्स था ना, उसके सामने आपने पॉलिसी कितने का लिया है? ये लो और एक चक्कर। सर क्या नया नया चक्कर खोलते बैठते हो? अरे सीधी बात है, पैसा इन्वॉल्वमेंट होता है ना भाई, तो दिमाग का ढक्कन खुलने ही लगता है, न चाहने पर भी खुलने लगता है। मैं इंश्योरेंस कंपनी के पास गया, वो ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, उसमें पता चला ये वाला, मैं ये फिगर बात कर रहा हूं, ये 5 लाख का गुड्स पड़ा था गोडाउन में। ऑफिसर के पास गया, बोला सर 5 लाख दो। ऑफिसर बोलता है शांति भाई, काय का 5 लाख दो? इसमें से कुछ सेव किया कि नहीं किया? मैं बोलूंगा हाँ किया। बोलता तो माइनस करो, मेरे बोलने के बाद करोगे? मैंने माइनस कर दिया, किसी को अच्छा नहीं लगता माइनस करना, कर दिया। अब सर 4.5 लाख तो दो, दिस इज नोन एज लॉस, दिस इज नोन एज स्टॉक एंड दिस इज द सैल्वेज। 4.5 लाख तो दो। इंश्योरेंस ऑफिसर बोलता है नहीं, ऐसा नहीं, 4.5 लाख मैं आपको दूंगा, पहले आप मुझे बताइए जिस दिन गोडाउन में आग लगी उस दिन गोडाउन में गुड्स कितना था? बोला क्या सर बार बार एक का एक बात पूछते हो? बोला ना 5 लाख था। ओके, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, आपने चौथी पांचवी छठी बार बोल दिया 5 लाख था। ध्यान देना भाई, जिस दिन गोडाउन में आग लगी उस दिन गोडाउन में 5 लाख का गुड्स था, बराबर? बराबर सर। अब मुझे बताइए आपने कितने का पॉलिसी निकाल के रखा है? इंश्योरेंस कंपनी है, वो पागल है क्या? बराबर लपेटे में लेगा अपने को, आटे में बराबर लेगा। अगर हम स्मार्ट है तो वो 1.5 स्मार्ट है। हाँ, बराबर बिजनेस करते हैं, बराबर काम करते हैं वो। हम गलती कर सकते हैं बट 99% वो गलती नहीं करेंगे। उसने आके बोला पॉलिसी कितने का लिया सर? मैं बोला क्या कितने का लिया? पॉलिसी मैंने 6 लाख का लिया है। 6 लाख का लिया है। तो बोला वेरी नाइस सर, 6 लाख का पॉलिसी लिया है, चलो 4.5 लाख आपका है? तो बोला 6 लाख बोलते तू खुश हो गया? जैसे ही मैंने बोला कि 6 लाख का पॉलिसी निकाला है, वो खुश हो गया, इंश्योरेंस ऑफिसर खुश हो गया। उसने बोला 4.5 लाख दिया सर, भले बाद में देगा लेकिन 4.5 लाख दूंगा पक्का। मैं बोला ठीक है। ऐसा क्यों बोला उसने? ऐसा 4.5 लाख वो देने के लिए राजी हुआ। मार्क करो, पॉलिसी का अमाउंट इज ग्रेटर देन द स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। मतलब आपके केस में, ये केस में स्टॉक इज, कैन आई से फुल्ली इंश्योर्ड? ईमानदारी से मुझे पता है ऑन एन एवरेज मेरे गोडाउन में 5 लाख का गुड्स होता है, ये मुझे पहले से पता है, इतने सालों के एक्सपीरियंस है मुझे पता है 5 लाख तो होता ही होता है। फिर भी मैंने क्या किया, चलो काम करता हूं 6 लाख का पॉलिसी निकालता हूं सेफर साइड पे। अब इसका मतलब समझने का ट्राई करो, दो चीज। मैंने अगर 6.5 लाख का पॉलिसी निकाला है, गोडाउन में अगर गुड्स 5 लाख का है, जिस समय आग लगी मैंने सेविंग किया 50 का, तो मुझे इंश्योरेंस कंपनी 4.5 लाख देगा, मुझे इंश्योरेंस कंपनी 6 लाख नहीं देगा। 5.5 लाख, 6 लाख में से 50 माइनस 5.5 लाख भी नहीं देगा। मेरा नुकसान कितना है उतना ही मुझे देगा। मेरा नुकसान 4.5 लाख का है तो मुझे 4.5 लाख रुपया ला के देगा। दिस इज इंश्योरेंस क्लेम, दिस इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। नुकसान होगा भरपाई करके दूंगा। तो पॉलिसी 60 लाख का निकालना, तो क्या लगता है 60 लाख का पॉलिसी निकाला,
तेरा नुकसान तो 4.5 लाख का है, तो क्या 4.5 लाख देगा कि 60 लाख देगा मेरे को? इंश्योरेंस पॉलिसी का रूल है लॉस बाय फायर 4,50,000। पॉलिसी कितने का है वो छोड़। मैं बोला ठीक है, मेरे को भी उसका स्टेटमेंट याद रह गया, पॉलिसी कितने का है वो छोड़, ठीक है आजा। अगला साल सपोज नेक्स्ट ईयर, यही एग्जांपल ले रहा हूं, घुमा रहा हूं एग्जांपल को। मैंने पॉलिसी निकाला है 4 लाख का, वापिस गया इंश्योरेंस कंपनी के पास, ऑफिसर को बोला सर नुकसान हुआ है 5 लाख का, और ऑफिसर बोलता है नुकसान 5 लाख का? अरे मैं बोला 5 लाख का नहीं, वो 5 लाख में से सेविंग किया 50, लेना भाई 50 माइनस 4.5 लाख का नुकसान हुआ है, दे 4.5 लाख। अब इंश्योरेंस ऑफिसर बोलेगा काय का 4.5 लाख काय का, नहीं दूंगा। अरे मैं बोला ऐसा कैसा नहीं देगा, पॉलिसी निकाला है, प्रीमियम बराबर भरा है, सब बराबर भरा है, एक भी दिन लेट नहीं किया है, तो काय को? बोला रुक जा भाई घाई मत कर। वो बोलेगा सर प्रीवियस एग्जांपल में आपने मेरे को 4.5 लाख देने का प्रॉमिस किया, 4.5 लाख देने का प्रॉमिस किया था ना पहले, तो अभी क्यों ऐसा प्रॉमिस चेंज नहीं करने का? अरे मैं बोला भाई रुक जा मेरे बाप, क्यों घाई कर रहा है? वो पहले का एग्जांपल अभी का एग्जांपल वापस लिख। बोला तेरी इच्छा भाई, दोनों एग्जांपल वापस लिखता हूं मैं, चल उसकी इच्छा भी पूरी करते। पैसा लेना है पैसा, तो तू जो बोल करेगा, तू बोल वो करेगा। दोनों एग्जांपल चाहिए ना, ये ले। स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर एग्जांपल नंबर 1 कितना था? 5 लाख सर। एग्जांपल नंबर 2 में कितना था? 5 लाख सर, सेम है, वेरी गुड। अभी इसमें से सैलवेज माइनस किया कितना? 50। इधर भी कितना? क्या सर एक का एक बात, अरे भाई बोलना कितना? 4.5 लाख, ठीक है। 4.5 लाख को हम क्या नाम देंगे? लॉस बाय कितने का? 4.5 लाख। इधर भी कितना? सर इधर प्रॉमिस किया 4.5 लाख मिलेगा, इधर बोला नहीं दूंगा, ऐसा कैसा? अरे रुकना भाई, पॉलिसी का अमाउंट बता। सर पॉलिसी का अमाउंट इधर मैंने आपको बोला था 6 लाख रुपया, और इधर मैंने आपको बोला 4 लाख रुपया, उससे क्या फर्क पड़ता है? अरे पूरा इसी से तो फर्क पड़ता है, इधर ही तो समझ में आना चाहिए था। वो मेरे को बोल रहा है, बोला सब समझता हूं मैं। बोला तू कुछ नहीं समझता है, जब तूने पॉलिसी 6 लाख का निकाला था, इसका मतलब तूने अपने स्टॉक को पूरा कवर किया था। बोला हाँ। इधर तूने क्या किया है? 4 लाख का पॉलिसी निकाला है, लेकिन तेरा स्टॉक कितना था गोडाउन में? मैं बोला हाँ 5 लाख का था। बोला फिर? इसीलिए इधर मैंने आपको बोला कि पॉलिसी अमाउंट ग्रेटर देन स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, देन क्लेम अमाउंट, then amount of claim will be equal to amount of loss by fire। इसीलिए मैंने बोला था, क्या लिखा है मैंने? पॉलिसी अमाउंट ग्रेटर देन स्टॉक ऑन द डेट। 5 लाख का स्टॉक था, तूने पॉलिसी कितने का निकाला है? 6 लाख का। फुल इंश्योरेंस बोलते हैं इसको, हालांकि ओवर इंश्योरेंस बोलते हैं। ओवर इंश्योरेंस का मतलब ये नहीं कि एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, पैसा वापस कितना मिलेगा? जितना नुकसान हुआ है उतना, इसलिए पूरा मिल सकता है अपने को यहां पे। सर इधर क्या करने का? इधर कुछ नहीं, वी हैव टू सी टू इट दैट पॉलिसी लेसर देन स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, देयरफॉर एवरेज क्लॉज अप्लाई करने का। क्या अप्लाई करने का? एवरेज क्लॉज अप्लाई करने का। एवरेज क्लॉज, एवरेज क्लॉज अप्लाई करने का मतलब
जो क्लेम का अमाउंट है वो निकालना पड़ेगा एवरेज बेसिस पे। बोले तो सर, बोले तो अगर पॉलिसी, अगर गुड्स 5 लाख का था तो मैंने पॉलिसी कितने का निकला था इसके सामने? अगर 5 लाख का गुड्स है, पॉलिसी 4 लाख का है। 5 लाख का गुड्स है, तूने पॉलिसी 4 लाख का निकाला है, तो अगर तेरे गोडाउन, अगर तूने नुकसान बेयर किया है 4.5 लाख का, तो मैं तुझे प्रपोर्शनेट पैसा दूंगा। इसको बोलते हैं एवरेज क्लॉज। क्या बोलते हैं? एवरेज क्लॉज। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आंसर मिलेगा। इसके लिए हम इसको कन्वर्ट करते एक फॉर्मूला में। यही एवरेज को हम कन्वर्ट करते हैं पॉलिसी अपॉन स्टॉक इनटू लॉस। क्या करते हैं? ये देखो, ये 5 इंटू एक्स है ना सर, तो ये है अपने को। तो 5 लाख का गुड्स का स्टॉक ऑन डेट ऑफ 4 लाख का पॉलिसी, तो ये 4.5 लाख लॉस हुआ। 4 लाख का पॉलिसी, तो पॉलिसी इंटू लॉस हुआ अपॉन द स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। वापस समझा रहा हूं, सिंपल भाषा में लिखता हूं। एवरेज क्लॉज कैसे निकालने का, क्लेम फाइंड आउट करना है, तो आप क्या बोलोगे? स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर कितना था के सामने पॉलिसी कितने का, तो लॉस बाय फायर कितना, उसके सामने पॉलिसी कितना, एक्स। अप्लाई द फॉर्मूला, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो लॉस बाय फायर इंटू पॉलिसी, पॉलिसी इंटू लॉस बाय फायर, जिसको डिवाइड किससे करना होता है? स्टॉक। तो शॉर्टकट याद रखने का, P अपॉन S इंटू एल। डोंट राइट, मैं लिखाऊंगा आपको। यहां तक समझ में आ रहा है? एक बार वापस पूरा चक्कर मार लेते हैं, फिर आपको मैं लिखाना शुरू करता हूं। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, मुझे 2 मिनट दीजिए। एक बार माइंड पूरा वापस रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या क्या किया। हमने डिसाइड किया ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में, हमने डिसाइड किया ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ट्रेंड लेके, हमने डिसाइड किया पॉलिसी अमाउंट, हमने सोचा सुना समझा सैल्वेज के बारे में, और लास्ट में अमाउंट ऑफ क्लेम, जिसमें 2 ऑप्शन था। फुल इंश्योरेंस होगा तो क्या, अंडर इंश्योरेंस होगा तो क्या। इसमें पूरे का पूरा पैसा मिलेगा, और अंडर इंश्योरेंस में हमें एवरेज क्लॉज अप्लाई करना पड़ेगा। एवरेज क्लॉज अप्लाई करने के लिए पॉलिसी अमाउंट अपॉन स्टॉक, एवरेज क्लॉज के लिए पॉलिसी अपॉन द स्टॉक इंटू द लॉस बाय फायर।